हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। देखो, अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? अब तक हम लोगों ने लोकल गवर्नमेंट्स क्या होती है उसका मीनिंग समझा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने समझा था कि लोकल गवर्नमेंट्स में क्या होता है। लोकल गवर्नमेंट्स में जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको क्योंकि लोकल नॉलेज भी होती है और लोकल इश्यूज़ के बारे में पता भी होता है, तो इसीलिए उनकी इंपॉर्टेंस है कि वो क्या कर सकते हैं। वो जब इलेक्ट होकर के आएंगे तो वो अपने गांव में या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ में अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, लोकल इश्यूज़ को बहुत इफेक्टिव तरीके से डील कर पाएंगे, है ना। तो क्योंकि लोकल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट गवर्नमेंट होती है, तो इसीलिए भी क्या होता है कि वहाँ पर जो भी लोकल इश्यूज़ होते हैं ये सारे काम लोकल डेवलपमेंट का, प्लानिंग का एंड स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो सारा का सारा लोकल गवर्नमेंट्स करती है ना। मोटे तौर पर हम लोगों ने ये चीज़ें अब तक अंडरस्टैंड कर ली है। इस वाले टॉपिक में हम क्या समझेंगे? इस वाले टॉपिक में हम ये समझेंगे कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट की जो ग्रोथ है वो कैसे हुई। इसका मतलब ये है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत में एंशिएंट टाइम में भी कोई लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी क्या, ठीक है। फिर मॉडर्न टाइम में ब्रिटिश काल में क्या हुआ, ब्रिटिश काल में क्या कोई इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए गए लोकल गवर्नमेंट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, और आज़ादी के बाद कैसे हमने लोकल गवर्नमेंट्स को स्टैब्लिश किया, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो पूरी जर्नी है ना लोकल गवर्नमेंट्स की, आज के टाइम में जो हम एग्जिस्टेंस देख रहे हैं लोकल गवर्नमेंट का, उसके पीछे बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। उसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम यहाँ पर शॉर्ट में समझेंगे, ठीक है। समझ गए? तो यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? लेट अस नाउ डिस्कस हाउ द लोकल गवर्नमेंट्स हैज़ ग्रोन इन इंडिया एंड व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट, ठीक है। किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में कुछ बताता है और साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट्स कैसे इवॉल्व हुई इंडिया में, ये सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे। पहले अगर हम बात करें तो इट इज़ बिलीव दैट सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटीज एग्जिस्टेड इन इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स इन द फॉर्म ऑफ सभाज और विलेज असेंबली, ठीक है। जनरली ये कब बोला जाता है? ये बोला जाता है कि इंडिया में जो वैदिक एज थी, खास तौर पर ऋग्वेद के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो जो बिफोर क्राइस्ट एरा में जो है लगभग जो भी मुझे एग्जैक्ट डेट तो अभी याद नहीं है, बट जो हमारी वैदिक एज रही है, ठीक है, तो उस दौरान, ठीक है, उस दौरान में क्या होता था? उस दौरान में हमारे यहाँ पर कुछ सेल्फ गवर्निंग विलेज हुआ करते थे, ठीक है। सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटीज़ हुआ करती थी, तो उनका नाम होता था सभा। उनको हम लोग क्या बुलाया करते थे? सभा बुलाया करते थे, यानी कि विलेज असेंबलीज बुलाया करते थे। इसका मतलब इंडिया में जो लोकल गवर्नमेंट्स का आइडिया है कोई मॉडर्न आइडिया नहीं है, ठीक है। इंडिया में इवन बिफोर क्राइस्ट एरा में भी हमने क्या देखा है? वैदिक एज में ही हमारे यहाँ पर एग्जिस्टेंस हुआ करता था कुछ सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटीज़ का, ठीक है। छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, तो गांव में क्या होता था? सब लोग जो उसमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स मिल करके एंड बाकी सब लोग मिल करके गाँव के वो सब लोग डिस्कस किया करते थे कि क्या करना है क्या नहीं, और यही इंस्टीट्यूशंस को क्या कहा जाता था? सभा कहा जाता था, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने अंडरस्टैंड करा कि एंशिएंट टाइम में इंडिया में सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज़ किस तरीके से एग्जिस्ट किया करती थी। दूसरे उसके बाद क्या हुआ? इन द कोर्स ऑफ टाइम these village bodies took the shape of panchayats, an assembly of 5%, and these panchayat resolve the issues at the village level. तो धीरे धीरे क्या होता है कि कोई भी जो एक बॉडी होती है, एक पर्टिकुलर बॉडी होती है, वो समय के साथ क्या होती है ना, इवॉल्व होती है। समय के साथ क्या होती है? इवॉल्व होती है। इसीलिए उसका जो रोल है वो भी चेंज होता है, ठीक है, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या होता है? वो भी चेंज होता है। तो ठीक वैसा ही हमारी लोकल गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ है, जो सेल्फ गवर्नमेंट की जो हमारी कम्युनिटीज़ थी, जो विलेज जिसको हम सभा बोला करते थे, तो वो भी धीरे धीरे चेंज हुई। क्या हुआ? सभा के बाद यहाँ पर जैसे बोला गया कि पंचायत का एग्जिस्टेंस हुआ, ठीक है। तो पंचायत बनी। पंचायत का मतलब है कि जो 5 पर्सन होंगे विलेज में से, जो कुछ 5 लीडर्स होंगे वो एक साथ आएंगे, वो डिस्कस करेंगे बाकी सभी लोगों के साथ। एंड जो विलेज लेवल पर कोई भी इशूज़ होता था, सपोज लैंड का कोई इशू है, ठीक है, ठीक है, कोई भी लॉ का कोई इशू है, तो उन सब चीज़ों को क्या किया करते थे? उन सब चीज़ों पर डिस्कस किया करते थे एंड इशूज़ को रिजॉल्व किया करते थे, ठीक है। तो ये जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जो पंचायत का जो रोल एंड फंक्शन है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या हुआ है? चेंज हुआ है, ठीक है। एक टाइम पीरियड में हम देखते थे कि पंचायत में जो बहुत एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल है, खास तौर पर जो एल्डर्स इंडिविजुअल है वो हुआ करते थे, ठीक है। तो गांव के जो बड़े बड़े लोग थे, जो वृद्ध लोग थे एक तरीके से, तो बड़े बड़े एल्डर्स लोग एक तरीके से पंचायत का पार्ट हुआ करते थे एंड वो लोग डिसाइड किया करते थे कि क्या चीज़ सही हुई है, क्या चीज़ गलत हुई है ना। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो फंक्शन एंड जो रोल ऑफ पंचायत है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या हुआ है? थोड़ा सा चेंज होता रहा है, ठीक है। मॉडर्न टाइम्स की अगर हम बात करें, जैसे ब्रिटिश एरा की अगर हम बात करें, तो क्या हुआ? इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ आई, ठीक है। क्या आई बॉडीज़? इलेक्टेड बॉडीज़ आई, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या हुआ? लोग इलेक्ट होकर के आने लगे। इलेक्टेड लोकल बॉडीज़ दे वर क्रिएटेड आफ्टर 1882,
ये कैसे पॉसिबल हुआ? लॉर्ड रिपन, who was the viceroy of India at that point of time, took the initiative in creating these bodies and they were called the local boards. तो बेसिकली क्या हुआ, लॉर्ड रिपन जो उस टाइम पीरियड में 1882 में इंडिया के क्या थे, वाइसरॉय थे, तो लॉर्ड रिपन को वैसे क्या बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी बोला जाता है। क्यों ऐसा बोला जाता है, उसी चीज़ को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। तो लॉर्ड रिपन ने बेसिकली क्या किया, लॉर्ड रिपन ने 1882 में एक रेजोल्यूशन पास करा, ठीक है, 1882 में एक रेजोल्यूशन पास करा, और उस रेजोल्यूशन के बाद से इंडिया में जो हमारे यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट्स है उसका एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। और वो लोकल गवर्नमेंट, वो भी कैसी, इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट कब आई? 1882 में लॉर्ड रिपन ने रेजोल्यूशन पास करा, उसके बाद से वो इलेक्टेड लोकल बॉडीज़ हमारे यहाँ पर आई। इनका नाम क्या था? इनको बुलाया जाता था लोकल बोर्ड्स, ठीक है। क्या बुलाया जाता था? तो इलेक्टेड म्युनिसिपल बोर्ड हुआ करते थे, कुछ डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ हुआ करती थी, तो मोटा मोटा जो नाम था, जो ओवरऑल नाम इनको दिया जाता था वो था लोकल बोर्ड्स, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स ने 1882 में ये चीज़ बिगिन करी, ठीक है। इलेक्टेड बॉडीज़ यहाँ पर, इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ आना चालू हुई, बट ये चीज़ क्या हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा स्लो प्रोग्रेस दिखाई दिया, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा रियल इफेक्टिव चेंज नहीं आ पाया जो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर था उसमें। तो क्या हुआ फिर, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या करा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गवर्नमेंट से अर्ज करा कि दे शुड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू मेक ऑल द लोकल बॉडीज़ मोर इफेक्टिव, ठीक है। कोशिश क्या करेगी, कांग्रेस ने बार बार डिमांड करी कि जो लोकल बॉडीज़ आपने बनाए हैं, जो लोकल बोर्ड्स आपने बनाए हैं, उनको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाओ और ज़्यादा पावर दो, ठीक है, समझ रहे हो। तो फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने भी कुछ इसमें पर्टिकुलरली ऐड किया। क्या ऐड किया? विलेज पंचायत दे वर एस्टैब्लिश्ड इन नंबर ऑफ प्रोविंसेस एंड दिस ट्रेंड कंटिन्यूड आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। मतलब क्या है कि बहुत सारे एक्ट ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे, उसी में से एक एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो जब कांग्रेस की तरफ से भी प्रेशर था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, एंड कांग्रेस भी डिमांड कर रही थी कि लोकल बॉडीज़ को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, रियल में पावर दी जाए उनको, और ज़्यादा फंड्स दिए जाए, तो धीरे धीरे क्या हुआ फिर, कोशिश ये करी गई कि और भी बहुत सारे अलग अलग भारत के प्रोविंसेस में जो पंचायत हैं, विलेज पंचायत हैं, उनका स्टैब्लिशमेंट किया जाए, ठीक है। और ये चीज़ चलती रही अप टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या समझा, हमने दो चीज़ समझी कि एंशिएंट टाइम में वैदिक एज के दौरान सभा एग्जिस्ट किया करती थी, वो हमने समझा। फिर हमने ये देखा कि मॉडर्न टाइम में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ यहाँ पर आती है एंड लॉर्ड रिपन के द्वारा रेजोल्यूशन क्रिएट किया जाता है, तो फिर फाइनली हमारे लोकल बोर्ड्स आते हैं। धीरे धीरे उनकी पावर्स को इफेक्टिव बनाने के लिए हम अलग अलग एक्ट में अलग अलग पावर्स भी एक तरीके से उनके लिए लेकर आते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। लेकिन अभी भी जो एग्जिस्टेंस था ना, जो लोकल गवर्नमेंट का जो एग्जिस्टेंस था, वो ऐसा नहीं कह सकते कि उनके पास वाकई में कोई रियल या इफेक्टिव पावर्स थी, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एक ऐसा सिस्टम जिसके ज़रिए वाकई में हम लोग लोकल गवर्नमेंट्स को रियली में पावर दे सके, ठीक है। तो इसके लिए आज़ादी के बाद में कुछ डेवलपमेंट्स हम लोगों ने करे, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम लोग फ़िलहाल ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जब भारत की जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, ठीक है, इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, उस दौरान हमारे लीडर्स का आइडिया अबाउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या विलेज पंचायत्स को लेकर के क्या था, ठीक है। वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, और सपोर्ट कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे, उनके उनके विचार क्या थे लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में, थोड़ा सा उसको समझते हैं। सबसे पहले जो हमें आइडिया समझना है वो है महात्मा गांधी जी का आइडिया, ठीक है। तो महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा क्या किया करते थे, बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया करते थे कि हमारे यहाँ पर विलेज लेवल पर गवर्नमेंट होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज ही हैड स्ट्रांगली प्लीडेड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। क्या कह रहे थे वो, गांधी जी कह रहे थे कि जब विलेज गवर्नमेंट क्रिएट करी जाएगी, विलेज में लोकल गवर्नमेंट्स क्रिएट करी जाएगी, तो उससे क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, ठीक है। पावर का क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा। सेंटर से पावर जाएगी पहले स्टेट्स के हाथ में, स्टेट्स के बाद जाएगी लोकल गवर्नमेंट्स के हाथ में। तो क्या हो रहा है, पावर क्या हो रही है, शेयर हो रही है कि नहीं हो रही है, और वो भी 3 टायर में पावर शेयर हो रही है। कितने टायर में पावर शेयर हो रही है, 3 टायर में, ठीक है। यानी कि 3 लेवल पर पावर क्या हो रही है, टायर का मतलब क्या होगा, 3 लेवल्स पर पावर शेयर हो रही है, ठीक है। तो गांधी जी ये बोला करते थे, गांधी जी का जो आइडिया था ग्राम स्वराज का, उसको हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर बॉक्स में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल आइडिया सबसे पहले वो कहा करते थे कि देखो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं ना हो कि इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन है, कि केवल कुछ शहरों के हाथों में ही, कुछ शहर ही बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रोस्पेरस है और पूरे भारत के सारे गाँव क्या है, उनके पास पैसे ही नहीं है।
वो इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ पॉलिटिकल पावर भी ऐसा ना हो केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार के हाथ में हो, लोकल गवर्नमेंट्स के हाथ में भी पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक पावर दोनों होनी चाहिए। ये पहला पॉइंट था, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने क्या बोला कि अगर हम विलेज पंचायत्स को स्ट्रेंथन कर देते हैं तो इससे क्या होगा, इससे इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन होगा, ठीक है। इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये है कि जो हमारी पॉलिसीज़ है वो बेटर तरीके से हम बना पाएंगे लोकल लेवल पर, ठीक है। और जो विलेज लेवल पर जो गवर्नमेंट होगी उसके पास क्या होंगे, फंड्स भी होंगे, तो जो पॉलिसी वो बनाएंगी उसके पास फंड्स होने की वजह से उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगी। एजुकेशन के लिए स्पेंड करना हो, हेल्थ के लिए स्पेंड करना हो, सब कुछ कर पाएगी, है ना। तो क्या हो रहा है, इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है ना। तो ये चीज़ भी गांधी जी कहा करते थे। तो ओवरऑल आइडिया क्या था कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक पावर हो, चाहे वो फिर पॉलिटिकल पावर ही क्यों ना हो। तो पंचायत देयरफॉर दे वर लुक्ड अपॉन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। इसलिए गांधी जी कैसे देखा करते थे, गांधी जी पंचायत को एक डिसेंट्रलाइजेशन का इंस्ट्रूमेंट देखा करते थे कि इससे पावर क्या होगी, पावर डिस्ट्रीब्यूट होंगी लोकल लेवल तक, और साथ ही साथ में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी पॉसिबल हो पाएगी। मतलब क्या है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब है जी कि जब लोकल लेवल पर डिसीजन मेकिंग होगी ना, तो उसमें गाँव के रहने वाले जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो सब लोग क्या करेंगे, वो सब लोग अपनी जो वॉइस है उसको रेज करेंगे, अपने ओपिनियंस को बताएंगे, और उसके अकॉर्डिंगली वो डिसीजन मेकिंग कलेक्टिव तरीके से ली जाएगी। तो क्या हो रहा है, जब कलेक्टिव लेवल पर सब लोग मिलकर के डिसाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होगी, पार्टिसिपेशन होगा डिसीजन मेकिंग में। इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब देखो, ये जब गांधी जी बोल रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को कि हाँ विलेज पंचायत होनी चाहिए, इससे लोगों का एम्पावरमेंट होगा, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होगी, तो यही सेम टू सेम चीज़ बाकी सभी लीडर्स भी कहीं ना कहीं जनरली इस चीज़ को सपोर्ट किया करते थे। तो इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न ये था कि जो गवर्नर जनरल की इंडिया में जो पोजीशन थी, ठीक है, उनके हाथों में क्या था, उनके हाथों में सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स था, ठीक है। मतलब सारी की सारी पावर किसके हाथ में थी, जब ब्रिटिशर्स का राज था, गवर्नर जनरल के हाथ में ऑलमोस्ट सारी पावर थी, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर था। तो इसीलिए हमारे लीडर्स क्या सोचते थे कि अगर इंडिपेंडेंट इंडिया होगा, इंडिपेंडेंट मीन्स एन अश्योरेंस दैट देयर विल बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। क्योंकि ये हमने ब्रिटिश काल में देख लिया कि जब पावर एक व्यक्ति के हाथ में होता है, पावर एक व्यक्ति के हाथ में ही केंद्रित कर दी जाती है, तो उससे क्या होता है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता चीज़ों का, और साथ ही साथ पावर का मिसयूज़ होना बहुत ज़्यादा हो जाता है, पावर का मिसयूज़ की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। लोकल लेवल पर जो लोग हैं उनकी डिमांड और नीड को एड्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि पावर एक ही सेंट्रल लेवल पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये चीज़ हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने इस चीज़ को बहुत एक्सपीरियंस करा। इसी चीज़ की वजह से उन्होंने ये बोला कि जब भारत आज़ाद होगा तो इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंस का मतलब केवल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं है कि ब्रिटिशर्स चले गए भारत से और भारत को आज़ादी मिली, नहीं, ये चीज़ तो होगी, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर जब हम इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं तो हम डिसीजन मेकिंग में भी डिसेंट्रलाइजेशन देंगे, यानी कि लोकल लेवल पर भी इंडिपेंडेंस होगी। लोकल लेवल पर भी इंडिपेंडेंस ये होगी कि वो खुद अपने डिसीजंस को डिसाइड कर रहे हैं कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए नहीं, ठीक है, क्या चीज़ सही है और क्या नहीं चीज़ सही है, तो वो लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जब यहाँ पर जो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो आइडिया कहा कि इंडिपेंडेंस का मतलब है पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड, एंड इसमें सारी पावर्स, चाहे एग्जीक्यूटिव की पावर हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो। तो यहाँ पर जो पूरा आइडिया था, इस पूरे आइडिया को अगर हम यहाँ पर समराइज करें तो महात्मा गांधी जी ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा इस पर्टिकुलर चीज़ को, एंड बाकी लीडर्स भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को सपोर्ट किया करते थे कि भारत में जब आज़ादी आएगी ना तो लोकल लेवल पर भी आज़ादी आएगी। लोकल लेवल पर ऐसा नहीं होगा कि पावर का कॉन्सेंट्रेशन होगा, केवल केंद्र सरकार ही जो डिसीजन मेकिंग करना चाहती है वही सेम टू सेम चीज़ गाँव के लेवल पर जो है चीज़ें करी जा रही है, नहीं। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर लोकल लेवल पर ही लोग आपस में आए, एक साथ मिलकर डिस्कस करें, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी हो, यानी कि जो डिसीजन ले लिया उसको वो इम्प्लीमेंट खुद करे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी हो, मॉनिटरिंग भी अच्छे तरीके से करे, साथ ही साथ उनके पास फाइनेंशियल पावर भी होनी चाहिए ताकि वो उनके पास इतना फंड्स हो कि वो चीज़ों को क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके, पैसा हो उनके पास कम से कम, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आइडिया था कि ये सारी चीज़ें हमें देनी चाहिए, और तभी जा करके रियलिटी में लोकल लेवल पर भी क्या होगी, रियलिटी में इंडिपेंडेंस होगी कि वो खुद डिसाइड कर रहे हैं कि उनके लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं, है ना। अब हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं ग्राम स्वराज का आइडिया। ये पूरा गांधी जी ने बताया है कि गांधी जी क्या बोला करते थे और ज़्यादा ग्राम पंचायत के बारे में और लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में।
तो यहाँ से हम अंडरस्टैंड करेंगे 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट और पूरा समराइज करने की कोशिश करेंगे उनका जो आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज था वो क्या था। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया शुड मीन इंडिपेंडेंस ऑफ होल ऑफ इंडिया। पहली चीज़ यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब भारत की इंडिपेंडेंस की बात करी जाएगी तो उसमें पूरे भारत की, ठीक है, पूरे भारत का मतलब हो गया सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, एज वेल एज लोकल लेवल पर जो पूरा भारत है उसकी आज़ादी की बात करी जाएगी। देखो इस चीज़ को समझो, ऐसा कहा जाता है कि भारत की आत्मा जो है ना गाँव में बसती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे ना तो एट प्रेजेंट मतलब 2011 के सेंसस के मुताबिक 31% ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन ही केवल अर्बन एरियाज़ में रहती थी। मतलब क्या है, लगभग 60% के आसपास, ठीक है, लगभग 60% के आसपास क्या हो रहा था, 60 नहीं 70% के आसपास जो हमारी पॉपुलेशन थी वो कहाँ थी, रूरल एरियाज़ में थी, ठीक है। ये तो है 2011 का। आज़ादी के तुरंत बाद अगर आप देखोगे ना तो भारत में मुश्किल से कुछ शहर थे, बाकी ज़्यादातर जो हमारी जनसंख्या थी, ठीक है, लगभग 95% से भी ज़्यादा हमारी जो जनसंख्या थी वो गाँव में रहती थी। तो इसी बेस की वजह से जो हमारी पूरी जो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो पूरी की पूरी कहीं ना कहीं कहाँ है, गाँव में है। तो इसी चीज़ की वजह से गांधी जी ने ये सोचा कि इंडिपेंडेंस की जब भी हम बात करेंगे सो इंडिपेंडेंस मस्ट बिगिन एट द बॉटम। अगर आज़ादी की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो वो सबसे निचले लेवल यानी कि भारत के गाँव में शुरू होनी चाहिए। एवरी विलेज विल बी अ रिपब्लिक, इसलिए उन्होंने आइडिया दिया विलेज रिपब्लिक का। क्या आइडिया दिया, बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, ठीक है, विलेज रिपब्लिक का आइडिया उन्होंने दिया। विलेज रिपब्लिक का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसा देश जिसका जो हेड ऑफ स्टेट है, जैसे इंडिया के हेड ऑफ स्टेट कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट। तो जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्या होना चाहिए, वो इलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट जिस भी पर्टिकुलर कंट्री का इलेक्टेड होता है उसको क्या कहा जाता है, रिपब्लिक कहा जाता है। और जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विलेज रिपब्लिक की तो उसका मतलब ये हुआ कि विलेज में जो गवर्नमेंट होगी, विलेज में जो गवर्नमेंट होगी वो क्या होनी चाहिए, वो इलेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। लोगों को खुद डिसाइड करना होगा कि उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव कौन सा अच्छा है, ठीक है। ये आइडिया क्या है विलेज रिपब्लिक का, ठीक है। तो इसी चीज़ को भी ग्राम स्वराज कहा जाता है। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, ग्राम स्वराज। स्वराज का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सा मतलब है स्व प्लस राज, ठीक है, यानी कि खुद का राज, एक तरीके से 2 शब्द से बनता है, ठीक है। तो स्वराज का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, स्वराज का मतलब हो गया दैट एवरी विलेज हैज़ टू बी सेल्फ सस्टेन्ड एंड कैपेबल ऑफ मैनेजिंग इट्स ओन अफेयर, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, हर विलेज क्या होगा, सेल्फ सस्टेन होगा। सेल्फ सस्टेन का मतलब है इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से सेल्फ सस्टेन होगा। ऐसा नहीं होगा कि भारत का कोई भी गांव जो है बहुत ज़्यादा दूसरे शहरों के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। भारत में मतलब जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे होंगे, वहाँ की खुद की इकोनॉमिक एक तरीके से एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, गांव की ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, खेती करेंगे या फिर अदर जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है, अदर इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर अपने वहाँ पर ही रह करके काम करेंगे एंड इकोनॉमिकली वो सेल्फ सफिशिएंट होंगे। साथ ही साथ अपने खुद के अफेयर्स को, पूरे जो अफेयर्स है पूरे गाँव में जो भी अफेयर्स होता है, पॉलिटिकल लेवल पर कोई काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम है, तो सारी चीज़ें खुद के वहीं वहीं के जो लोग हैं वो करेंगे, ठीक है। तो 2 आइडिया है यहाँ पर, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए उस पर्टिकुलर गाँव को, तो ही क्या आएगा, स्वराज आएगा, इकोनॉमिकली वो सेल्फ सफिशिएंट होगा, ठीक है। साथ ही साथ में अपने पूरे अफेयर्स जो पॉलिटिकल अफेयर्स है उसको, एडमिनिस्ट्रेटिव को लेकर के कोई काम है, ये सारी चीज़ें वो गांव, हर गांव भारत का खुद करे, खुद के लिए सारी चीज़ें वो खुद करे। तो दैट इज़ द आइडिया ऑफ विलेज रिपब्लिक, या इसको ग्राम स्वराज का जो आइडिया है वो भी यही है, ठीक है। कि भारत में हर गांव क्या हो, हर गांव एक तरीके से आर्थिक तौर पर स्वतंत्र हो, ठीक है, किसी और पर उस गांव के पर्टिकुलर लोग डिपेंड ना करते हो, वहाँ पर सारी सुविधाएं हो जो बेसिकली होनी चाहिए, ठीक है। हेल्थ से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, रोड, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। और वहाँ के लोग ही अपने पूरे के पूरे क्षेत्र में जो डेवलपमेंट करना है, ठीक है, जो विकास करना है, जो पूरा पॉलिटिकल मैनेजमेंट करना है, ठीक है, किसको इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो सारी चीज़ें वहाँ के लोग सब खुद डिसाइड करें, ठीक है। समझ रहे हो, तो ये आइडिया है पूरा का पूरा जो गांधी जी का जो आइडिया है विद रिस्पेक्ट टू विलेज गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, लोकल लेवल पर गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, ताकि भारत के हर गांव का विकास हो सके, गांव के लोगों के पास पावर हो सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए, इसीलिए। और यही चीज़ क्या है, इसी चीज़ को डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। कि गांव में जितने भी रहने वाले हर व्यक्ति है वो सारी चीज़ें खुद डिसाइड कर रहे हैं मिलकर। इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, इन दिस स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ द इनन्यूमरेबल विलेजेस देयर विल बी एवर वाइडनिंग, एवर असेंडिंग सर्कल्स एंड लाइफ विल बी पिरामिड विद द एपेक्स सस्टेन्ड बाय द बॉटम।
तो इस पूरे स्ट्रक्चर में ये जो गांधी जी ने जो अभी स्ट्रक्चर बोला, इसमें क्या होगा, भारत में बहुत सारे विलेजेस होंगे, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में भारत में अभी भी बहुत सारे विलेजेस हैं। तो बहुत सारे लोकल लेवल पर क्या होंगे, बहुत सारे विलेजेस होंगे, तो लोकल लेवल का जो सर्कल होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। एंड और क्या बोला जा रहा है दैट देयर विल बी एवर वाइडनिंग एंड एवर असेंडिंग सर्कल्स, बड़े बड़े यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सर्कल्स हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे विलेजेस इंडिया में एक तरीके से हैं। तो सबसे यहाँ पर जब गांधी जी बात कर रहे हैं कि लाइफ विल बी लाइक अ पिरामिड विद द एपेक्स सस्टेन्ड बाय द बॉटम, इसका मतलब ये है कि सबसे निचले लेवल पर हमारे क्या हो गए, विलेजेस हो गए, ठीक है। तो विलेजेस काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। फिर उसके ऊपर हमारा क्या हो गया, हमारे स्टेट में जो अदर स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो आ जाएगी। पहले भी विलेज लेवल पे गवर्नमेंट आ गई, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट आ गई, एंड फाइनली फिर हमारे यहाँ पर जो सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो आएगी, और इस तरीके से हमारा पिरामिड बनेगा। यहाँ पर जब ये बात बोल रहे हैं गांधी जी कि लाइफ विल बी अ पिरामिड विद द एपेक्स सस्टेन्ड बाय द बॉटम, एपेक्स का मतलब क्या है कि जो सबसे ऊपर वाला है, विलेजेस से जो ऊपर वाला है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंटर हो, ये क्या किए जाएंगे, विलेज के द्वारा सस्टेन किए जाएंगे। मतलब क्या है कि विलेज इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस हो, और विलेज क्या हो, विलेज इंडिया के इकोनॉमिक सेंटर के तौर पर हो। जैसे आज क्या हो रहा है, आज भारत के जो बड़े बड़े शहर है वो इंडिया के इकोनॉमिक सेंटर के तौर पर काम कर रहे हैं, है ना। तो ठीक यहाँ पर गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी का जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है या फिर ग्राम स्वराज का जो आइडिया है वो ये है कि भारत के गाँव इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस हो, कि भारत की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गाँव के अंदर हो, ठीक है। और गाँव से धीरे धीरे चीज़ें करते हुए गाँव से जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी निकल रही है वो बाकी सारे एरियाज़ में सपोर्ट करे, सेंटर के पास में भी उसी को सपोर्ट मिले, ठीक है। सेंटर के पास जो फंड्स जा रहे हैं, स्टेट के पास जो फंडिंग हो रही है, या फिर जो स्टेट के पास जितने भी रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जा रहे हैं, वो इस सबसे निचले वाली लेवल से जानी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि केंद्र में हमारे क्या होने चाहिए, गाँव होने चाहिए, ठीक है। इसी से ही हमारे पूरे भारत की जो इकोनॉमी है, स्टेट लेवल पर हो सेंट्रल लेवल पर हो, वो सपोर्ट करी जानी चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब ये है। सिमिलरली पॉलिटिकल लेवल पर भी जो गांव में जो डिसीजन मेकिंग करी जा रही है, जो गांव में लीडर्स है, जिस तरीके से गांव में पॉलिटिक्स हो रही है, वही सेम टू सेम चीज़ हमारी नेशनल लेवल पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट करे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पर जो निचले वाली जो लेवल है, जो हमारी बॉटम लेवल है, जो हमारे विलेजेस हैं, वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर के तौर पर हमारे पूरे इंडिया की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट करे। ये पूरा आइडिया था गांधी जी का, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज़ यहाँ पर पूरा जो आइडिया है ओवरऑल ग्राम स्वराज का जो आइडिया है, गांधी जी ने जो पूरा आइडिया जो दिया विलेज लेवल पर जो गवर्नमेंट्स हैं हमारी, उसको लेकर के वो यहाँ पर हम लोगों ने समझा, ठीक है। तो ये हमने समझा कि हमारे मेजर लीडर्स का मतलब ज़्यादातर लीडर्स इस चीज़ को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे, एंड स्पेसिफिकली गांधी जी किस तरीके से सपोर्ट किया करते थे वो समझा। अब जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे पास पूरा ऑप्शन था। ऑप्शन ये था कि जब हम नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट बना रहे हैं और स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग लोकल लेवल पर भी गवर्नमेंट बना दें। ऑप्शन था कि नहीं, पूरी पूरी चांस थी, बट हमने ऐसा नहीं करा। तो क्यों नहीं करा, ठीक है, क्यों हम लोगों ने लोकल लेवल पर गवर्नमेंट नहीं बनाई उसी दौरान जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो इस चीज़ को अब हम समझेंगे, ठीक है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ, द सब्जेक्ट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट वाज असाइंड टू द स्टेट्स। कहने का मतलब ये है कि हमने लोकल गवर्नमेंट्स को क्रिएट नहीं करा, रादर लोकल गवर्नमेंट्स को हमने स्टेट लिस्ट के अंतर्गत छोड़ दिया। कि हमने ये बोला कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है दैट विल बी अ सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, एंड क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट है तो लोकल गवर्नमेंट्स बनानी है कि नहीं बनानी है ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड होगा। ये स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर डिसाइड होगा, यानी कि हर राज्य सरकार देखेगी कि उसको अपने यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स का क्रिएशन करना है या नहीं करना, ठीक है। तो आज भी क्या है, लोकल गवर्नमेंट इज़ अ सब्जेक्ट जो कहाँ है, स्टेट लिस्ट में है। इस चीज़ को क्लियर रखो क्योंकि ये चीज़ क्लैरिटी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट है वो कहाँ है, स्टेट लिस्ट में है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कि स्टेट लिस्ट में इसको हमने रख दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि लोकल गवर्नमेंट का जो एक पूरा जो इम्पॉर्टेंट आइडिया है उसको हमने डीपीएसपी में भी ऐड करा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने ऐड करा। और क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, नॉन जस्टिसेबल है एंड केवल एडवाइजरी है नेचर में, है ना। गवर्नमेंट एक तरीके से बाध्य नहीं है, गवर्नमेंट बाध्य नहीं है इस पर्टिकुलर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। तो इसीलिए डीपीएसपी में जो हमारा आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डीपीएसपी में आता है, वो ये कहता है दैट देयर शैल बी विलेज रिपब्लिक, ठीक है। देयर शैल बी विलेज रिपब्लिक, और विलेज रिपब्लिक इंश्योर करेंगे कि भारत में लोकल लेवल पर सेल्फ गवर्नमेंट हो, ठीक है।
लेकिन क्योंकि ये एक डायरेक्टिव है, केवल और केवल एक गाइडलाइन है, तो इसीलिए इसको इम्प्लीमेंट करवाना एक तरीके से क्या था, मैंडेटरी नहीं था, केवल और केवल क्या था, एडवाइजरी था कि इच्छा है, राज्य सरकारें बनाना चाहती है तो ठीक है, नहीं बनाना चाहती है तो भी ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी अब तक। ठीक है, तो इसीलिए इसके बाद हमने क्या अंडरस्टैंड करा, इससे हम जो समराइज़ कर सकते हैं या जो हम एनालाइज करते हुए समझ सकते हैं वो ये समझ सकते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट था ना, पंचायती राज का जो सब्जेक्ट था, वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, तभी तो उसको डीपीएसपी में रखा, वरना उसको इम्प्लीमेंट कर देते हम लोग और थर्ड लेवल पर गवर्नमेंट बना देते। जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जैसे नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट बनाई, सेंटर बनाया, स्टेट बनाया, ठीक उसी तरीके से थर्ड लेवल पर भी गवर्नमेंट बना सकते थे, है ना, ऑप्शन था हमारे पास, बट हमने ऐसा नहीं करा। ठीक है, हमने उसको डीपीएसपी में रखा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा कि जब स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी होगी तब वो कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जब भारत को लगेगा कि इंपॉर्टेंट है तो फिर उस डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कदम उठा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। तो सवाल उठता है कि आखिरकार इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी गई। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंस नहीं दी हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज़ को, तो उसके लिए कुछ रीजंस हैं। उन्हीं रीजंस को हमें समझना है कि आखिरकार क्यों हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही पंचायती राज को डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं करा। तो सबसे पहला रीज़न क्या है, सबसे पहला रीज़न जो हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज ऑफ द पार्टीशन, ड्यू टू द पार्टीशन रिजल्टेड इन द स्ट्रॉन्ग यूनिटरी इंक्लिनेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नेहरू हिमसेल्फ looked upon the extreme localism as a threat to the unity and integration of the nation। ठीक है, नेहरू गांधी जी के जो आइडिया है ग्राम स्वराज, उसको सपोर्ट किया करते थे, इस चीज़ को पहले समझो। लेकिन फिर भी नेहरू ने क्या किया, नेहरू ने यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर जो एक्सट्रीम लोकलिज्म की जो संभावनाएं थी, उसके थ्रेट की वजह से, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन के ऊपर जो थ्रेट हो सकता था उसकी वजह से हमने क्या डिसाइड किया कि हम उसको पर्टिकुलरली अभी एक तरीके से इन्फोर्स नहीं करेंगे। सिंपल सा मतलब ये है, देखो हमें पता है कि भारत का पार्टीशन हुआ है ना, तो जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद हमने अंडरस्टैंड करा कि भारत का जो यूनिटरी पूरा का पूरा जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें स्ट्रॉन्ग यूनिटरी इंक्लिनेशन है ना। हमारे यहाँ पर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, इन कंपैरिजन जो स्टेट गवर्नमेंट, तो इतनी चीज़ें तो क्लियर होगी। तो नेहरू उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कैसे देखा करते थे इस सिचुएशन को, नेहरू हिमसेल्फ लुक्ड अपॉन द एक्सट्रीम लोकलिज्म एज अ थ्रेट टू द यूनिटी इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। मतलब ये है कि नेहरू को ये लग रहा था कि अगर उस टाइम पीरियड में भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ जाएगी तो पता है क्या होगा, तो हो सकता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लोकलिज्म आ जाए। क्यों, क्योंकि देखो सिंपल सा मतलब है, अगर हम लोग आज़ादी के तुरंत बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्रिएट करते तो उसका मतलब क्या है, लोकल गवर्नमेंट को पावर देनी पड़ती, पहली बात तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट को दी, नेशनल गवर्नमेंट को दी, तो लोकल गवर्नमेंट को भी पावर देनी पड़ती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लोकल गवर्नमेंट को रिसोर्सेज भी देने पड़ते, फंड्स भी देने पड़ते। ठीक है, तो जब पावर भी जा रही है लोकल गवर्नमेंट के हाथ में, रिसोर्सेज भी जा रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के हाथ में, तो क्या हो सकता था, तो बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि फिर सेंटर का जो कंट्रोल है ना, जो सेंटर का जो कंट्रोल है लोकल लेवल पर, वो कमज़ोर हो सकता था, क्योंकि उनकी खुद की पावर है, उनके पास खुद के रिसोर्सेस हैं। तो कल कोई भी गांव जो है वो ये बोल सकता है कि हम अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास अपनी खुद की पावर्स है, हम अपनी पॉलिसीज़ को लेकर के आएंगे। ठीक है, टसल हो सकता था ना, जब सेंटर और स्टेट के बीच में टसल हो सकता है, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो सकती है, तो ठीक उसी तरीके से सेंटर एंड लोकल लेवल पर भी हो सकता था टसल, समझ रहे हो, और फिर स्टेट और लोकल लेवल पर भी टसल हो सकता था, दोनों के भी, इन दोनों के लेवल पर भी कन्फ्लिक्ट हो सकती थी। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो आइडिया ऑफ एक्सट्रीम लोकलिज्म है कि लोकल के जो लोकल लोग हैं उनके पास पावर ज़्यादा देने की वजह से, एक तरीके से पावर देने की वजह से, रिसोर्सेज देने की वजह से, तो लोकलिज्म की वजह से जो पूरा भारत की जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी थे ना, उस पर एक कहीं ना कहीं क्या हो सकता था, एक थ्रेट हो सकता था। ठीक है, हो सकता था जो नेशनल लेवल पर हम पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे, बड़ी आसानी से हम सेम टू सेम चीज़ लोकल लेवल पर ना करें, क्योंकि लोकल लेवल पर रेजिस्टेंस हो सकता था। ठीक है, उनके हाथों में पावर दे देगी तो लोग तो रेजिस्ट करेंगे, समझ रहे हो, तो जिसके हाथ में पावर है वो तो अपनी चलाएगा ना। तो इसीलिए नेहरू ने क्या डिसाइड करा कि ये एक्सट्रीम लोकलिज्म की संभावनाएं जब ज़्यादा हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा हो जाएगा। इसीलिए स्टार्टिंग में नेहरू भी क्या थे, रिलक्टेंट थे इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के। ठीक है, ये तो हमने नेहरू जी की बात समझी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, वो बी आर अम्बेडकर की बात करेंगे। तो
There was a powerful voice in the Constituent Assembly led by Dr. B.R. Ambedkar, who felt that the faction and the caste-ridden nature of the rural society would defeat the noble purpose of the local government at the rural level. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला? बी आर अम्बेडकर ने यहाँ पर सिंपल सिंपल सा ये बोला कि देखो, बेसिकली जो हमारे गांव की जो सोसाइटी है, जो रूरल सोसाइटी है, उसमें क्या है, उसमें कास्ट रिडन नेचर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कास्ट लेवल, कास्ट क्या किया जा रहा है, कास्ट एक तरीके से कास्ट को प्रैक्टिस किया जाता था बहुत ज़्यादा रूरल सोसाइटी में, है ना। फैक्शन थे, फैक्शन का मतलब क्या, अलग अलग लेवल्स पर एक तरीके से पूरी सोसाइटी डिवाइडेड थी, ठीक है, कास्ट के बेसिस पर हो गया, कलर के बेसिस पर तो ज़्यादा तो नहीं, बट रेस के बेसिस पर हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ में क्लास के बेसिस पर भी बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी क्या हुआ करती थी, डिवाइड हुआ करती थी। सो कास्ट एंड क्लास, जब पूरा का पूरा एक गांव कास्ट एंड क्लास के बेसिस पर डिवाइड होगा, तो खुद सोचिए क्या उस लेवल पर जो गवर्नमेंट बनेगी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बनेगी, क्या वो जो पूरा आइडिया है कि वो सबके लिए काम करेगी, उस पर्टिकुलर गांव में रहने वाले हर किसी के लिए काम करेगी, क्या ये पॉसिबल हो सकता था? बहुत कम चांसेस थी इस पर्टिकुलर चीज़ की। तो यही सेम टू सेम चीज़ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा कि अगर बहुत ज़्यादा फैक्शनिज्म है, बहुत ज़्यादा ग्रुप में डिवाइडेड है, पूरी की पूरी भारत में जो गाँव है, हर गाँव अगर बहुत ज़्यादा फैक्शन में डिवाइडेड है और कास्ट रिडन नेचर है, कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, तो क्या इससे जो लोकल गवर्नमेंट का जो पूरा का पूरा जो नोबल पर्पज़ है, लोकल गवर्नमेंट का पूरा पर्पज़ क्या है कि गवर्नमेंट ऐसी बनेगी जो हर किसी के लिए काम करेगी, है ना। गवर्नमेंट ऐसी बनेगी जो गांव में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए काम करेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग खुद कास्ट पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप क्या, ये कैसे पॉसिबल हो सकता था कि वो हर कास्ट के व्यक्ति के लिए काम करेगी, हर क्लास के व्यक्ति के लिए काम करेगी? अगर गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा क्लास, जो एक बहुत ज़्यादा बड़ी इकोनॉमिक जो हाई स्टैंडर्ड वाली जो क्लास है, अगर उसके लोग डोमिनेट कर रहे हैं, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते थे कि वो लोग बहुत ज़्यादा पुअर को भी ध्यान में रखेंगे? वो तो अपने इंटरेस्ट के लिए और अपने क्लास के लोगों के लिए काम करेंगे, है ना। सो दिस वाज द पॉसिबिलिटी जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोला करते थे। और सिमिलरली जो नेहरू का जो आइडिया था वो भी हमने अंडरस्टैंड करा, बी आर अम्बेडकर का जो आइडिया था वो भी हमने अंडरस्टैंड करा। और इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि हमें समझ में आया कि नो डाउट कि nobody denied the importance of the people's participation in development planning। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुद, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुद और नेहरू दोनों ही हमारे लीडर्स, दोनों में से कोई भी मना नहीं कर रहा था कि एक तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, लोकल लेवल में जो डेवलपमेंट एंड प्लानिंग हो रही है उसमें लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी मना नहीं कर रहा था। लेकिन दोनों के ही दिमाग में क्या थे, दोनों के ही अपने अपने कुछ ऐसे इश्यूज थे कि जो उनको लग रहा था कि नेहरू का, जैसे हमने देखा, लोकलिज्म, ठीक है, एक्सट्रीम लोकलिज्म, एंड बी आर अम्बेडकर का जो आइडिया था कि किस तरीके से अगर कास्ट पॉलिटिक्स प्रैक्टिस होती रहेगी तो चीज़ें एक तरीके से जो नोबल पर्पज़ है हमारी लोकल गवर्नमेंट का वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो दोनों के ये जो अपने अपने आइडियाज़ थे, इनकी वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने रिजेक्ट करा कि स्टार्टिंग में हमें विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये प्रोविज़न हम इंक्लूड नहीं करना चाहिए, हमें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही जो लोकल गवर्नमेंट है उनको क्या कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट को हम लोग पावर दे रहे हैं, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट को हम लोग पावर दे रहे हैं। समझ में आ गया? तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। सो मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे वांटेड विलेज पंचायत टू बी द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, बट दे वर कंसर्न अबाउट द फैक्शनलिज्म एंड मेनी अदर इल्स प्रेजेंट इन द विलेजेस, ठीक है। कोई लीडर हमारा ऐसा नहीं था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो, नेहरू हो, कोई भी लीडर हो, बाकी सभी लोग भी, कोई लीडर मना नहीं कर रहा था। इंपॉर्टेंस जानते थे हम लोग कि हाँ लोकल लेवल पर गवर्नमेंट होनी चाहिए, बट उस टाइम पीरियड में जब भारत तुरंत आज़ाद ही हुआ था, तो उस टाइम पीरियड में रूरल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फैक्शनलिज्म था, गुटवाद था, ठीक है, कास्ट, क्लास एंड अदर बेसिस पर क्या हो रहा था, पूरी जो विलेज की जो कम्युनिटी थी हमारी डिवाइडेड थी। और अगर डिवाइडेड थी तो उसके अलावा और भी विलेज में बहुत सारे इल्स प्रैक्टिस किया करते थे, ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा कमियाँ थी। तो जब कमियाँ थी तो उस टाइम पीरियड में फिर ये ज़्यादा जो हमारा पूरा का पूरा जो आइडिया था कि डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं रियलाइज़ नहीं हो पाता, ठीक है, समझ रहे हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि अभी हम लोग उसको केवल क्या रहने देते हैं, हम लोग उसको डीपीएसपी में रहने देते हैं। जब हमें लगेगा कि हमारी सोसाइटी सुधर गई है और रूरल लेवल में कुछ चेंजेस हो गए हैं, और अगर हम गवर्नमेंट बनाएंगे, उनको पावर्स देंगे, उनको फंड्स देंगे, तो वो सही तरीके से यूज़ होंगे, वो इफेक्टिव तरीके से यूज़ होंगे, तो तब हम लोग क्या कर लेंगे, तब हम लोग लोकल लेवल पर गवर्नमेंट बना देंगे, ठीक है, ऐसा डिसाइड किया गया। समझ में आया? तो पूरा का पूरा मैंने जर्नी बताया कि किस तरीके से एंशिएंट टाइम से लेकर के जो सभा एग्जिस्ट किया करती थी वैदिक काल में,
वहाँ से लेकर के इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो तब तक चीज़ें क्या हो रही थी, लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में, लोकल गवर्नमेंट्स का स्टेटस क्या था, वो हम लोगों ने यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, यहाँ पर अनंत शयनम अयंगर जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने कुछ बेसिकली बात करी है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने भी बात क्या करी, उन्होंने भी सिंपल सी बात यही करी कि इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड द विलेजेस एंड in the interest of democracy, the villages may be trained in the art of self-government, even autonomy. We must be able to reform the villages and introduce the democratic principles of government there. तो यहाँ पर अनंत शयनम अयंगर भी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके इंटरेस्ट के लिए हमें विलेजेस को सेल्फ गवर्नमेंट के आर्ट में ट्रेन करना होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि उनको पावर्स हमें देनी पड़ेगी ताकि वो खुद गवर्न कर सके, खुद के लिए पॉलिसीज़ बना सके, खुद को डिसाइड कर सके कि क्या सही है उनके लिए, क्या नहीं सही है ना। तो साथ ही साथ में हमें विलेजेस को रिफॉर्म भी करना होगा, है ना। विलेजेस को क्या करना होगा, रिफॉर्म करना होगा। विलेजेस में जो एविल्स हैं, ठीक है, कोई भी जो भी सोशल एक तरीके से ऐसे इश्यूज़ है, कास्ट के बेसिस पर हो गया, क्लास के बेसिस पर हो गया, एंड कोई और अदर डिफरेंसेस अगर हमारी भारत के समाज में, भारत के गांव में अगर एग्जिस्ट करता है, उसको हमें रिफॉर्म करना होगा। और साथ ही साथ में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक तरीके से डेमोक्रेसी लेकर आनी पड़ेगी, जहाँ पर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अगर आएगा तो वो हर किसी के लिए काम करेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ सोशल बैकग्राउंड कि उस पर्टिकुलर गांव में कौन कौन से लोग रहते हैं, किस किस बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, वो फ़र्क नहीं पड़ता। हर किसी को जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो डेमोक्रेटिक तरीके से उस गांव में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए क्या करेगा, काम करेगा। तो ये आइडिया था जो हमारे अनंत शयनम अयंगर है उनके द्वारा जो आइडिया था वो इस तरीके से उन्होंने बात करी थी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइडिया है वो है लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। देखो अब तक हम लोगों ने जर्नी पढ़ा थोड़ा सा, ठीक है, आज़ादी के बाद तक जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो हमने किस तरीके से डिसाइड किया कि अभी हम लोग नहीं देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, अभी हम लोग नहीं देंगे, रादर हम लोग उसको क्या रखेंगे, डीपीएसपी रखेंगे। जब हमें लगेगा सिचुएशन बेहतर हो गई है गाँव की तो फिर हम क्या करेंगे, उसको एक तरीके से इन्फोर्स कर देंगे, उसको लेकर आ जाएंगे एंड उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हम लोग इम्प्लीमेंट करवा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे हुई, धीरे धीरे क्या होता है जब हम आज़ाद हो जाते हैं फिर उसके बाद सिचुएशन कैसे आती है और किस तरीके से फाइनली हम लोग अपना 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड इंडिया में जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है उसका क्रिएशन होता है, फाइनली उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है। ठीक है, तो इसकी पूरी की पूरी जो जर्नी रहती है आज़ादी से लेकर के 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट तक की, उसको अब हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर सबसे पहले है आज़ादी के बाद हम लोगों ने क्या करा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किए गए थे 1952 में। सो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1952 विच सॉट टू प्रमोट द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द लोकल डेवलपमेंट इन अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। बेसिकली आज़ादी के बाद हमें क्योंकि गांव के लेवल पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना है ना, क्योंकि पूरे भारत का विकास करना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट क्या है, गाँव है भारत के, है ना। तो अगर भारत के गाँव का डेवलपमेंट करना है तो धीरे धीरे हमने क्या करा, अभी क्योंकि पंचायत नहीं है, ठीक है, ग्राम सभा नहीं है, ग्राम पंचायत नहीं है, तो फिर हमने क्या करा, हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम की इनिशिएटिव चालू करी। उसमें क्या होता था, उसमें लोकल लेवल पर जितने भी लोग हुआ करते थे उन सबका पार्टिसिपेशन होता था लोकल डेवलपमेंट में। ठीक है, कहीं पर कोई भी सपोज़ हेल्थ के लिए कुछ काम करना है, ठीक है, कैंपेन करना है, हेल्थ के लिए कोई कैंप लगाना है और हेल्थ सर्विसेज देनी है, तो वो सारी चीज़ों में लोकल पार्टिसिपेशन हो रहा है। ठीक है, वाटर रिसोर्स का कंस्ट्रक्शन, वाटर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर वाटर का मैनेजमेंट करना है तो कहीं पर पॉन्ड्स बनाने हैं, कहीं पर कुछ और बनाना है तो उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इससे क्या होता, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पर। ठीक है, तो 1952 में ये चीज़ें हमने शुरू करी इस पर्टिकुलर चीज़ को एग्जामिन करने के लिए कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कितना इफेक्टिव रहा, क्या वाकई में इसकी वजह से लोगों की जो डेवलपमेंट थी, जो गांव की डेवलपमेंट थी, क्या उसमें वो कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, क्या वो सही, क्या इसके अंतर्गत सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए बेसिकली एक कमेटी बनाई जाती है और जो हमारी कमेटी होती है बलवंत राय मेहता कमेटी, एंड ये 1957 में जा कर के इस्टेब्लिश करी जाती है। तो 1957 में हमारी बलवंत राय मेहता कमेटी आती है। बलवंत राय मेहता कमेटी क्या करती है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कितना इफेक्टिव था इसको लेकर के रिपोर्ट देती है और बताती है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है, लोकल लेवल पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। ये चीज़ बलवंत राय मेहता कमेटी ने बताई। और क्या बताया, बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये बोला कि एक 3 टायर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट में। 3 टायर
क्या होना चाहिए? पंचायती राज। मतलब जो पंचायती राज है हमारे यहाँ पर वो 3 टायर का होना चाहिए। जैसे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर ब्लॉक लेवल पर, फिर विलेज लेवल पर। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा जो पंचायती राज सिस्टम है वो 3 टायर का होना चाहिए, 3 लेवल पर होना चाहिए। ये चीज़ किसने बताई? बलवंत राय मेहता कमेटी ने बताई। ठीक है, मतलब क्या है कि बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद से यहाँ पर बहुत सारी कमिटीज़ आई भारत में जो बार बार बता रही थी कि देखो कम्युनिटी का जो डेवलपमेंट है, जो लोकल लेवल पर डेवलपमेंट है ना, वो जब तक आप गवर्नमेंट नहीं बनाओगे, लोकल लेवल पर गवर्नमेंट नहीं बनाओगे, तब तक ये चीज़ करना रियलिटी में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अच्छे तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत सारे स्टेट्स जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उन्होंने इलेक्टेड लोकल बॉडीज़ बनानी शुरू कर दी। लगभग 1960s ऑनवर्ड्स भारत के अलग अलग राज्यों में, कुछ राज्यों में क्या होने लगा, लोकल बॉडीज़ बननी शुरू हुई। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो लोकल गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या है, वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और हमें पता है कि स्टेट के पास ये पूरे का पूरा पावर है कि वो अपने यहाँ पर क्या बना सकते हैं, जब उनको ज़रूरत लगे तो वो वहाँ पर पंचायत बना सकते हैं। तो क्या हुआ, गुजरात एवं महाराष्ट्र ने ये इलेक्टेड लेवल पर लोकल बॉडीज़ बनानी शुरू करी। बट इसके बावजूद भी जो बॉडीज़ बनाई गई उसमें बहुत सारी कमियां थी। ठीक है, तो अब हम उन कमियों को जानेंगे कि बॉडीज़ बनी तो सही, लेकिन ये बॉडीज़ कब ये इन बॉडीज़ में जो लोकल लेवल पर जो बॉडीज़ बन रही थी उसमें बहुत सारी कमियां थी। जैसे कि इन मैनी स्टेट्स दीज लोकल बॉडीज़ डिड नॉट हैव द इनफ पावर्स एंड फंक्शंस टू लुक आफ्टर द लोकल डेवलपमेंट। सबसे पहली कमी क्या थी? पावर नहीं थी रियल इनके पास, और ना ही इनके पास बहुत सारे फंक्शंस थे जिसकी वजह से वो लोकल डेवलपमेंट के लिए अच्छे तरीके से काम कर पाए। है ना, मतलब क्या है, रियल पावर नहीं थी, कहने के लिए बना दी थी बॉडीज़। ठीक है, 3 लेवल पर बॉडीज़ बना दी। ठीक है, गांव पर सरकार बना दी है, फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल पर सरकार बना दी है, जिला लेवल पर सरकारें बन गई है, बट रियलिटी में पावर ही नहीं है उनके हाथ में, न पैसा है। ठीक है, तो उसकी वजह से दिक्कतें थी। साथ ही साथ में दे वर मच डिपेंडेंट अपॉन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस के मामले में भी, पैसों के मामले में भी किस पर डिपेंडेंट थी? स्टेट गवर्नमेंट पर और सेंट्रल गवर्नमेंट पर। यानी कि खुद का कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फंड का सोर्स नहीं था उनके पास। एंड मैनी स्टेट्स डिड नॉट थिंक इट नेसेसरी टू स्टैब्लिश इलेक्टेड लोकल बॉडीज़। In many instances, local bodies were dissolved and the local governments were handed over to the government officer. यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर ये बोला गया है कि बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारे स्टेट्स में जो लोकल बॉडीज़ बनाई भी गई थी तो उनको भी डिसॉल्व कर दिया जाता था। और जो पूरा लोकल गवर्नमेंट की जो पावर्स थी, जो लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो जो लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है, उनको काम सौंप दिया जाता था। मतलब क्या है कि जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं उनको एक तरीके से डिसॉल्व कर दिया जा रहा है। ठीक है, भंग कर दिया जा रहा है, एंड उनकी पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसको दी जा रही है? ब्यूरोक्रेट्स को दी जा रही है। ठीक है, तो मैनी स्टेट्स हैड इनडायरेक्ट इलेक्शन टू द मोस्ट लोकल बॉडीज़। इन मैनी स्टेट्स इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज़ वर पोस्टपोन फ्रॉम टाइम टू टाइम। बहुत सारे राज्यों में जो इलेक्शन होता था लोकल बॉडीज़ का, वो बार बार पोस्टपोन कर दिया जा रहा था। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इनका जो एग्जिस्टेंस था ना, जो लोकल बॉडीज़ हमारी 1960s में, 1960s के आसपास से जो बनाई जा रही थी, उनके पास पहली बात तो ना रियल पावर्स थी, ना उनके पास फंड्स थे। ठीक है, और ना ही उनका रेगुलर बेसिस पर इलेक्शन हुआ करता था। ठीक है, साथ ही साथ उनको डिसॉल्व कर दिया जाता था, उनकी पावर्स को ब्यूरोक्रेसी को दे दिया जाता था। तो कहने का मतलब क्या है? पूरा मोटा मोटा मतलब ये है कि कहने के लिए तो है, गवर्नमेंट्स है तो सही लोकल लेवल पर, बट रियल पावर्स नहीं है अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में। रियल पावर्स अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में, लोकल गवर्नमेंट के हाथ में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब तक उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला ना। 1960s की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आज़ादी के तुरंत बाद कुछ गवर्नमेंट ने बनाया सही, लेकिन उनको प्रॉपर पावर नहीं दी। वो प्रॉपर पावर कब मिली? जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए 1993 के आसपास, जो हम लोगों ने 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट किए, उसके बाद से ही जा करके उनको क्या मिली? रियल पावर्स मिली। ठीक है, तो अब हम आज़ादी से लेकर के जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट करने तक की जो जर्नी है ना, इसके बीच की जो पूरी की पूरी यात्रा है इनकी, उसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया? तो 1989 में एक पर्टिकुलर कमेटी बनी। जैसे पिछले वाले में हमने अंडरस्टैंड करा था, एक बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी। उसके बाद से बहुत सारी कमेटीज़ आई, समय समय पर बार बार उन लोगों ने ये बोला कि अगर तुम लोकल लेवल पर, यहाँ पर अगर गवर्नमेंट चाहती है कि लोकल लेवल पर डेवलपमेंट हो, तो बहुत ज़रूरी है कि ग्राम पंचायत बनाई जाए, विलेज गवर्नमेंट्स बनाई जाए, म्यूनिसिपैलिटीज़ बनाई जाए, और उनको इफ़ेक्टिव पावर दो, उनको रियलिटी में पावर दो, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो। ठीक है, तो ये चीज़ बार बार बताई गई।
ठीक वैसे ही 1989 में एक कमेटी आती है, पी के थंगॉन कमेटी, उसने भी ये रिकमेंड करा कि दे रिकमेंडेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। तो उसने भी क्या रिकमेंड करा, पी के थंगॉन कमेटी ने भी रिकमेंड करा कि लोकल बॉडीज़ को क्या मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। देखो, जब किसी भी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिल जाती है तो जो प्रोविज़न होते हैं ना, जो प्रोविज़न होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो इन्फोर्स्ड हो जाते हैं, मतलब वो करना ही करना है। अगर ये बोल दिया कि हर 5 साल में इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन होंगे ही होंगे फिर गाँव में। ऐसा नहीं है कि उसको मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं करते हैं, 10 साल के बाद करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया कि इतना पैसा देना ही देना है लोकल गवर्नमेंट्स को, तो देना ही है फिर राज्य सरकार को। ठीक है? ये इम्पोर्टेंस होती है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की, समझ रहे हो? तो इसीलिए पी के थंगॉन कमेटी ने बोला था कि जितने भी राज्य में गवर्नमेंट्स, अगर लोकल लेवल पर गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट केवल नाम मात्र के लिए, क्योंकि उनके पास कोई रियल इफेक्टिव पावर नहीं है। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन जब हम दे देंगे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को, तो वो रियल इफेक्टिव पावर आ जाएगी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमने करा, जो कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट है। उसके बाद से क्या हुआ, पीरियोडिक इलेक्शन होने लगे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में, एंड एनलिस्टमेंट ऑफ द अप्रोप्रिएट फंक्शन टू देम अलॉन्ग विथ फंड्स वाज रिकमेंडेड। तो जो पूरी कमियां अभी हमने देखी, जब कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला था, वो जो सारी कमियां थी, उनमें से ज़्यादातर कमी को हमने दूर करने की कोशिश करी बाय गिविंग देम द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट किया गया। उसने पीरियोडिक इलेक्शन की बात करी कि कुछ समय के बाद, इस पर्टिकुलर इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इलेक्शन करवाना ही करवाना है। साथ ही साथ में एप्रोप्रिएट फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस होंगे, क्या क्या पावर होंगी, ये बहुत क्लियर तरीके से बताया गया। जैसे यूनियन लिस्ट हमारे पास बहुत क्लियर है, स्टेट लिस्ट हमारे पास है, कॉन्करेंट लिस्ट हमारे पास है, क्लियर है ना पूरी की पूरी पावर की, किस किस की पावर क्या क्या है। उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब किया गया, तो उसके बाद उनकी पूरी क्लैरिटी आ गई कि अच्छा तुम्हारे पास ये पावर है। ठीक है? एंड फंड्स कितने मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे, इसके रिगार्डिंग भी कुछ कुछ यहाँ पर प्रोविजंस बनाए गए। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, ओवरऑल हमने ये देखा कि इंडिपेंडेंस से लेकर के अप टू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट करने तक, इसके बीच में बहुत सारी क्या आई, इसके बीच में बहुत सारी हमारे यहाँ पर लोकल लेवल पर गवर्नमेंट तो आई, बट उनके पास रियल पावर्स नहीं थी। फिर उसके बाद फाइनली बार बार जितनी भी कमिटीज़ आई, उन सब कमिटीज़ ने ये बोला कि इनको रियल पावर दो। और रियल पावर देने के बाद, रियल पावर देने के लिए हमने क्या करा, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट हम लोगों ने फाइनली करा। और उसके बाद जा करके इनको क्या मिला, लोकल गवर्नमेंट्स को मिला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, एंड उनके पास आई रियलिटी में पावर। ठीक है? तो अब हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, और किस तरीके से उनके पास रियलिटी में पावर आई। ठीक है? आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।